हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड बिफोर रेसलमेनिया 41 एकदम फायर था भाई। और हाथ तो भाई सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक और रोमन रेंस की दोनों लोगों की भाई बेइज्जती की और कार्मेलो हेयस ने भाई हिस्ट्री लिखते हुए आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल को जीता। रैंडी ऑर्टन से ओपन चैलेंज देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात भाई कोडी रोड को भाई बू मिला भाई क्राउड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आज क्राउड भाई पलटी मार दिया था इनके और जॉन सीना के सेगमेंट के दौरान। तो भाई क्या हुआ, जॉन सीना ने इनको क्या क्या बोला ना, वो सब भाई आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के स्मैकडाउन को पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। शो की शुरुआत ही दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होती है और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिल रहा था और इनको देखते ही भाई क्राउड सीएम पंक और ओटीसी के चैंट लगाना शुरू कर दिया था। और सेथ रॉलिंस तो भाई सीएम पंक के अंदाज में ना रिंग में ही बैठ जाते हैं और इसके बाद तो भाई ये शुरू हो जाती है दोनों लोग की बुराई करने कि कैसे ना तो सीएम पंक को आपकी परवाह है, ना ही इस कंपनी की, और ना ही रोमन रेंस को, और ना ही ये लोग को सैक्रिफाइस का मतलब पता है। यहाँ पर भाई सीएम पंक को भी लेकर ये भी बात करते हैं ना कि बंदा यहाँ पर एक मोटे और बड़े चेक की वजह से वापस आया है, आपको ये दिखाना चाह रहा है कि वो आपके लिए आया, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, इनको यहाँ पर आने के ना मोटे पैसे मिले। इसके बाद तो भाई ये रोमन रेंस पर भी आते हैं कि कैसे ओटीसी ना भाई ये ओटीसी खुद के लिए, यानी रोमन रेंस अपने लिए, इनका बिजनेस सिर्फ खुद के लिए होता है, इनका बिजनेस है एक प्राइवेट जेट, कम शेड्यूल, और किससे कब लड़ना ये खुद ही डिसाइड करते हैं और इनको कंपनी की कोई भी परवाह नहीं है। यानी आज तो भाई सेथ रॉलिंस ना सिर्फ सच्चाई बताने आए थे ये दोनों लोग की। इसके बाद तो भाई ये इस चीज को भी लेकर बातें करते हैं कि कैसे पॉल हेमन ने इनको, रोमन रेंस को और डीन एम्ब्रोस को इस कंपनी में लाकर खुद के लिए ना शील्ड बनाया था सीएम पंक से। भाई यहाँ पर डीन एम्ब्रोस मेंशन हुए, इसका मतलब ये ना समझना कि रेसलमेनिया में आ रहे हैं। यानी ये सब इनके बीच जो भी राइवलरी चल रही है ना, इसकी शुरुआत भाई 12 साल पहले हो गई थी और अब सेथ रॉलिंस इसको रेसलमेनिया में खत्म करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये फुल कॉन्फिडेंट है भाई इस चीज के लिए। बल्कि ये लास्ट ईयर रेसलमेनिया को भी लेकर बातें करते हैं कि आखिर सैक्रिफाइस होता क्या है। इनके नी में इंजरी होने के बाद भी इन्होंने वो सब चीजें की जिससे रोमन रेंस अपनी टाइटल को हार जाए। तभी दोस्तों क्राउड थैंक यू सेथ के चैंट्स लगाना शुरू कर दिया था। अब भाई ये चीज ये डिजर्व भी करते हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं किया ना लास्ट ईयर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता होगा। खैर इसके बाद लास्ट में ये खुद को इस मैच में जीतने का दावा करते हैं और फिर फेमस पॉल हेमन की लाइन की प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक स्पॉइलर है। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी आज ये सिर्फ मैच की हाइप बनाने और कौन इसको जीतेगा इसके बारे में सिर्फ बातें करने आए थे। खैर दोस्तों, उसके बाद शो पर हमको आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल देखने को मिलता है। मैच में भाई रे फेनिक्स ने, द मिज ने, कार्मेलो हेयस, अंद्रादे नाकामुरा, प्रीटी डेडली, एलडीएफ के मेंबर्स, चैट गेबल और कैरियन क्रॉस और भी बहुत से बंदे इस मैच में थे। एलिमिनेशन तो इसमें भाई काफी तेजी से हो रहे थे, बल्कि इसमें आर्थूत का भी कुछ फनी अंदाज देखने को मिल गया था, जहाँ पर ये कार्लिटोस है ना एप्पल छीन के भाई खुद ही खाने लग गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मिज इनको एलिमिनेट कर देते हैं। मैच में दोस्तों रे फेनिक्स की परफॉर्मेंस काफी शानदार थी। इन्होंने तो भाई पूरी एलडीएफ के फैक्शन को अकेले एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन लास्ट में जब इनका सामना अंद्रादे और कार्मेलो से होता है ना, तो उसी दरमियान भाई एल ग्रैंडो अमेरिकानो आकर मैच में इंटरफेयर करके रे फेनिक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। क्योंकि चैट गेबल को एलिमिनेट इन्होंने ही किया था, तो एल ग्रैंडो अमेरिकानो को तो आना ही था भाई। लेकिन खैर दोस्तों, इसके बाद 2 मिनट हमको फुल एक्शन से भरा मैच देखने को मिलता है अंद्रादे और कार्मेलो के बीच में। और इनकी राइवलरी तो भाई आपने 2024 में देखी होगी, क्या ही जबरदस्त इन रिंग केमिस्ट्री है दोनों लोग की। बल्कि क्राउड तो भाई दिस इज ऑसम के चैंट भी लगाना शुरू कर दिया था। खैर दोस्तों, लास्ट में जब अंद्रादे मिड रोप पर से कार्मेलो पर मूव लगाने जाते हैं ना, कि तभी भाई कार्मेलो इसको काउंटर करते हुए इनको एलिमिनेट कर देते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये जीत जाते हैं आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल को। वैसे भाई क्राउड भी इस डिसीजन से खुश थे और मैं भी भाई, क्योंकि कार्मेलो को रेसलमेनिया में मैच तो नहीं मिला, लेकिन चलो कम से कम आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल तो जीते। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको रिया रिप्ली, इयो स्काई और बियांका ब्लेयर के बीच में ना एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों लोग, जी हाँ दोस्तों इयो स्काई नहीं भाई, इनको तो भाई कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। बियांका ब्लेयर अपना अलग ही बताती है कि रेसलमेनिया में ये वॉकआउट करेंगी एज अ वुमेन्स चैंपियन, लेकिन क्राउड इनको बू ही कर रहे जा रहा था। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने किया क्या है कि आखिर इनको इतना बू मिल रहा है। लेकिन तभी दोस्तों न्यूमी की एंट्री होती है और रिया रिप्ली तो भाई कंफ्यूज हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और ये भाई ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी क्योंकि बियांका ब्लेयर यहाँ पर थी। इनका कहना था कि आप स्मैकडाउन पर आई लेकिन मुझे नहीं मिलने आई, आपको काफी कॉल किया, टेक्स्ट मैसेज भी किया, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई आपने नहीं दिया। तो बियांका ब्लेयर का कहना था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आपने जो जेट के साथ किया था। कि तभी दोस्तों जेट कारगिल की भी एंट्री हो जाती है और इसके बाद तो भाई न्यूमी और जेट कारगिल अलग ही ब्रॉल करती हैं और रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर अलग ही, और उसी में ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं इनको रोकने के लिए। लेकिन लास्ट में दोस्तों इयो स्काई ना सभी के ऊपर भाई ओवर द मून लगाकर खुद ही स्टैंड
सॉल्व करती हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस MCMG के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और भाई मैच तो ये काफी तगड़ा चल रहा था, बल्कि स्ट्रीट प्रॉफिट का डोमिनेशन भी बना था। लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट पर DIY आकर भाई स्ट्रीट प्रॉफिट पर अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। और इसके बाद तो भाई ये लोग टाइटल लेकर भी भाग जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई चलो घर चलते हैं, लेकिन तभी बैक स्टेज निकल्टीज और सिक्योरिटी गार्ड्स इनको रोक लेती हैं और रहते हैं भाई स्ट्रीट प्रॉफिट और MCMG भी वहां पर आ जाते हैं और वो भाई काफी ज्यादा बढ़ के हुए थे और भाई DIY टाइटल तो दे देते हैं, लेकिन तभी निकल्टीज ये तीनों ही लोग के बीच मैच ऑफिशियल कर देते हैं। और ये भाई रेसलमेनिया में नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर होगा एक TLC लैडर मैच। जी हाँ दोस्तों, यानी टेबल्स, लैडर्स और चेयर मैच। भाई मैच तो तगड़ा है, स्टूपुलेशन भी तगड़ी है, लेकिन अगर रेसलमेनिया में करवा देते तो भाई इसकी वाइब तो अलग ही लेवल की हो जाती, लेकिन नहीं, इनको तो भाई वही करवाना है। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच को हटा दो भाई, इसको रेसलमेनिया में डाल दो, इसकी एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा हाई है, लेकिन खैर होने वाला तो है नहीं। वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन हमको जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखने मिलता है और रिएक्शन इनको भी काफी तगड़ा मिल रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये अभी भी ना अपने रेसलमेनिया के अपोनेंट को लेकर बातें करते हैं कि फिलहाल के लिए तो इनके पास कोई अपोनेंट नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया इनके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है और अगर ये इस साल का रेसलमेनिया में कम्पीट करते ना तो भाई ये इनका 20वां रेसलमेनिया होगा और इस वक्त किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इनको भाई रेसलमेनिया से बाहर कर सके। और ये चीज सुनकर तो भाई क्राउड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और उसी के बाद तो भाई रैंडी ऑर्टन ना एक ओपन चैलेंज इश्यू करते हैं कि मैं तो रेसलमेनिया में ना अपने गियर के साथ ग्रैंडेज स्टेज पर रेडी रहूंगा और किसी को अपने आप को टेस्ट करना है ना तो आकर मुझे फेस कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो इतना याद जरूर रखे कि वो भी RKO का शिकार होने वाला है। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी भाई ये तो क्लियर हो गया कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब रही बात इनके अपोनेंट की ना, तो भाई इस वक्त सबसे ज्यादा चांसेस रूसेफ की हैं कि यही अपना रिटर्न करते हुए ना रैंडी ऑर्टन को फेस कर सकते हैं, या तो फिर एलेस्टर ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, निक एल्डिस के तो चांसेस नहीं लग रहे हैं। वैसे खैर अब देखते हैं वो कौन होता है। वैसे हाइप तो है भाई इस मैच की कि आखिर वो कौन होने वाला है। अगर आपको कुछ पता हो तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे नेक्स्ट वीक के लिए ना भाई WWE ने कुछ टीज किया है और अगर ग्राफिक्स को आप देखो तो भाई लग तो रही है कि एलेस्टर ब्लैक ही होने वाले, और अगर ये हैं तब तो भाई रेसलमेनिया में इनका आना रैंडी ऑर्टन को फेस करना मुझे ये पॉसिबल नहीं लग रहा। वो शायद रूसे भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं रेसलमेनिया में किसका रिटर्न होता है और नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच के बीच में ना भाई जेकब फाटू आकर LA नाइट पर अटैक कर देते हैं और मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। और LA नाइट पर तो भाई अटैक कंटिन्यू रहता है, लेकिन तभी इनको सेव करने ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और फिर निक एल्डिस की भी एंट्री हो जाती है और ये भाई माहौल देख कर ना इस मैच को टैग टीम बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंगल मैच से शुरुआत होती है और टैग टीम पर जाकर खत्म होती है। मैच तो भाई ये एवरेज ही था, ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फाटू अपना अलग ही ब्रॉल मचा रहे थे और उसी में भाई LA नाइट रिंग में सोलो के समोन स्पाइक को काउंटर करते हुए BFT लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। भाई ये बंदा रोमन रेंस, कोडी रोड और जॉन सीना को पिन किया और अब देखो LA नाइट से ही हार गया। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको LWO और रे फिनिक्स वर्सेस अमेरिकन मेट के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ये भी मैच दोस्तों काफी शानदार था और अगर आपको रेसलिंग वाइज मैच देखना ना तो भाई आप इसको जाकर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग मैच था ये। लास्ट में दोस्तों रे फिनिक्स जूलियस क्रीड बना मीडियोरा लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहां पर फाइनल टाइम जॉन सीना और कोडी रोड का फेस ऑफ होने वाला था। कोडी की भाई पहले एंट्री होती है और भाई ये क्या भाई इनको तो बहुत शुरुआत से ही मिलना शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ मिक्स रिएक्शन इनको मिल रहे थे आज। भाई ये कब पलट गए इनको ऊपर। खैर ये जैसे कुछ बोलने जाते हैं कि तभी जॉन सीना की एंट्री होती है और इनको तो भाई तगड़ा वाला रिएक्शन मिल रहा था, बल्कि लेट्स गो सीना और सीना शख्स के भी चैंट्स लग रहे थे। और जॉन सीना तो भाई आते कोडी रोड को पहले बोलने से रोकते हैं और फिर इनका कहना था कि ये इनका 20वां रेसलमेनिया है, 12 टाइटल मैच है और ये शोर शराबा, ये आवाजें है ना, ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन एक आवाज है जो तुम्हें सुननी चाहिए, वो है मेरी। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना थोड़ा इमोशनली लेकिन इंटेंस के साथ ये बताते हैं ना कि संडे को मैं अपना आखिरी रेसलमेनिया मैच लड़ने वाला हूँ और किसी के अंदर भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना करियर ना खुद ही खत्म करें, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसके लिए ना भाई तुम तैयार नहीं हो सकते। बल्कि ये तो भाई कोडी रोड को इनसिक्योर बोल देते हैं, मतलब तुमको भाई इन लोगों की जरूरत है, इनके ट्वीट्स की जरूरत है,
इनका आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ से चले जाएंगे ना तो भाई आप अकेले हो जाते हो, तो इसलिए आपको इनकी जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास वो खुशी है, वो प्यार और जिंदगी का मकसद भी है। यहाँ पर तो भाई कोडी रोड की बोलती बंद हो गई थी। अब भाई बात तो सही है, बंदा करता ही क्या, यही तो सभी करते हैं भाई, सभी को चाहिए फैंस का सपोर्ट, इनके बिना कहाँ ही किसी की गाड़ी आगे चलती है। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर को भी लेकर बातें करते हैं कि जब इन्होंने चैम्बर मैच जीता था ना तो उनको उस टाइम लगा था कि इनको हराना मुश्किल है, लेकिन जब द रॉक ने आपके सामने चॉइस रखी, भाई ये आज जाकर द रॉक को मेंशन कर रहे हैं। इतने टाइम से भाई ये संन्यास लिए हुए थे और अब इनको द रॉक का नाम याद आया। खैर जॉन सीना कोडी से बोलते हैं कि तुम्हारे पास भाई चॉइस थी कि तुम वो करो जो फैंस के लिए सही है या खुद के लिए जीतो, लेकिन तुमने क्या किया, फैंस को चुना। और उसी टाइम मुझे पता चल गया ना कि भाई अब तो तुम हारने वाले हो, क्योंकि जो मैं अब करने वाला हूँ ना तो भाई वो तुम कर ही सकते हो, यानी फैंस को दिखाना कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब तक तुम इनकी सुनोगे ना तब तक भाई तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। भाई जॉन सीना तो इनको एक लाइफ का लेसन दे रहे थे और वार्निंग भी, लेकिन जॉन सीना का इंटेंशन एकदम क्लियर था। और लास्ट में ये कोडी रोड से बस इतना ही बोलते हैं कि संडे को ना मैं तुमको कुछ ना कुछ तो जरूर बनाऊंगा। और तुम बात करते हो भाई कि तुम कैप्टन हो, तुम एक बच्चे हो भाई जो मर्द की दुनिया में ना रह रहे हो। भाई ये तो सीधा सीधा इनकी इज्जत उछाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोडी रोड इस पर रिस्पॉन्स करते हैं ना भाई फिर से इनको बू मिलना शुरू हो गया था, वो भी तगड़ा वाला भाई। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर जॉन सीना फेस होते हैं तब तो भाई ये बंदा टिक ही नहीं पाता, फैंस इनको एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन भाई जॉन सीना के हील होने की वजह से कोडी रोड को फैंस की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है, वरना ये तो भाई गए काम से। लेकिन आज का क्राउड भाई जॉन सीना के लिए था, कोडी को भाई बू मिल रहा था। खैर दोस्तों कोडी रोड का कहना था कि तुम्हें क्राउड की परवाह हो या ना हो, लेकिन मुझे तो है भाई। और लंदन में आपने कहा था कि मैं सिर्फ टैलेंट हूँ, तो भाई मैंने ना टैलेंट का कब्रिस्तान देखा है जहाँ पर आप जैसे लोगों ने उनको दफन कर चुके हैं, यानी खुद के लिए दूसरे को बलि का बकरा बनाना। ये बात से भाई मैं एग्री नहीं हूँ। जॉन सीना भाई गोट है, उन्होंने काफी ऐसे टैलेंट को ओवर किया है ना जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी, तो ये बात बोलना सरासर गलत है। खैर लास्ट में ये फिर से जॉन सीना से बोलते हैं कि ये 2025 है और आप अभी भी रेसल नहीं कर सकते। तभी भाई क्राउड ना यू कांट रेसल के चैंट लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन जॉन सीना का कहना था कि देख भाई मुझे तुमसे लड़ने के लिए ना रेसलिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें खत्म करने आया हूँ। इसके बाद ये कोडी रोड के हेड पर या तो ईयर पर पिंच करते हैं और जैसे भाई ये एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं ना कि तभी कोडी रोड इसको क्रॉस रोड में रिवर्स कर देते हैं, यानी फिर से कोडी रोड स्टैंड ऑल करते हैं। और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई इनका फाइनल फेस ऑफ तो तगड़ा था, लेकिन अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में नहीं जीते ना तो भाई जिस हिसाब से आज का क्राउड दिख रहा ना वो भाई कोडी को नहीं छोड़ने वाले, इनके करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ट्रिगर दबा दो और जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन बना दो, वरना फिर आगे क्या होगा ना वो आ तो दिख ही रहा था। खैर दोस्तों वैसे आपका इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन है और आपको कैसा लगा भाई ये फाइनल स्मैकडाउन, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।